नीति राजनीति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, अब तो चुनावी अखाड़े में उम्मीदवार सज गए हैं और इस वक्त हमारे साथ आज की नीति राजनीति में जो उम्मीदवार हैं वो अपनी नीतियों के साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। परिचय आपको करा दूं, श्री कृष्ण उबाले जी अंबेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय संगठक, अध्यक्ष और संस्थापक, और वर्धा की जो लोकसभा सीट है इस सीट पर वे चुनाव लड़ रहे हैं। आज की नीति राजनीति उन्हीं के साथ करेंगे। आइए उनसे सीधे बातचीत करते हैं। उबाले जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमने आपका मैनिफेस्टो पढ़ा जी। और मैनिफेस्टो में आपने लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर संकल्पना रखी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और आपके मैनिफेस्टो में आपने लिखा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पुनरुज्जीवन कैसे होगा, इस बात के लिए मात्र आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। कैसे समझाएंगे आप इस बात को हमें कि आपके चुनाव लड़ने से ये जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है ये पुनरुज्जीवित होगी? मैं कोई भी बात को जब आगे या हाथ में लेता हूँ जी, सोच समझ कर मैं हाथ में लेता हूँ जी जी, और सोच समझ कर काम करता हूँ। पहली बात तो उसमें यह है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मैं फॉलोअर हूँ और उनके जो विचारधारा है, उनका जो कार्य प्रणाली है जी, उससे मैं बचपन से ही प्रभावित था। नहीं बिल्कुल, वो तो हम आपके सारे जो आंदोलन की जो दिशा रही है वो सारी दिशा से हम लोग भली भांति परिचित हैं। जो आपका सवाल है कि जी कि ऐसे हालात में जी, जैसा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या रिपब्लिकन पार्टी जिनके टुकड़े टुकड़े हो गए, सीधी भाषा में कहे बिखर गई है। बिखर गई है, ऐसे टुकड़ों को आप कैसा इकट्ठा करके उसको सजाएंगे? जी, लेकिन मैंने जो सोचा है कि टुकड़े तो आदमियों ने बिछा है। अच्छा, और पार्टी भी आदमी बनाता है। बाबा साहब आम्बेडकर की संकल्पना या कल्पना कोई हवा में नहीं थी। रिपब्लिकन पार्टी की कल्पना या संकल्पना करने के पहले उनकी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक पार्टी थी। 1952 के चुनाव में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से चुनाव लड़े। करीब करीब 25 एमएलए सारे भारत में चुनकर के आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय 25,26,000 वोट्स भी उनको मिले थे, उनके पार्टी को। उस समय की जनता की संख्या या भारत की लोक संख्या या जनसंख्या जी, जिस समय केवल 36,10,88,000 पॉपुलेशन थी, इस लोक संख्या थी। जी जी, उसके प्रोपोर्शन या प्रमाण में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को वोटिंग का परसेंटेज ये बहुत बड़ा मायना रखते हैं। और अगर मायना रखते तो उन्होंने फिर पहले तो उन्होंने देखा, टटोल कर देखा कि समाज कितना इकट्ठा होता है। ये जो शेड्यूल कास्ट है, पूरा शेड्यूल कास्ट, ये इट हैज़ बिकम द मैग्नेट। ये मैग्नेट बन गए, चुंबक बन गए। बिल्कुल, इस पर सब लोग आकर्षित हो रहे हैं। पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट जो भारत का जो उस समय भी बड़ी तादाद थी, आज भी 16.20% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट समाज की है। ये मैग्नेट बनने के बाद अभी मेरे पास उनकी जो कल्पना थी कि अभी इस मैग्नेट को मैं इस तरह से इस्तेमाल या उपयोग में करूँगा इसका कि उसको अगर किसी मैग्नेट को जमीन पर रख दिया जी, तो जमीन में या मट्टी में कोई जितने भी लोह के तत्व है, जितने भी आयरन के तत्व है, वो सब उसके साथ जुड़ जाएंगे। कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो दूर भी हो गए तो चिपक जाता है। अगर वो मैग्नेट अगर पावरफुल होता है, बिल्कुल, तो वो पावरफुल मैग्नेट की कल्पना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ थी कि मैं इस मैग्नेट के साथ मैं अन्य लोगों को इकट्ठा करूँगा। जी,
लेकिन ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम पर तो नहीं आएंगे वो, इसलिए उन्होंने ये तय किया था कि 29 और 30 सितंबर 1956 में जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस समय कार्यकारिणी के लोगों को, उनके सहकारियों को, साथियों को बोला था कि भाई हम नया पार्टी का निर्माण करना चाहिए कि ऐसी पार्टी कि जो इस देश के दलित, शोषित, किसान, मजदूर और सर्वसामान्य जितना भी सर्वहारा वर्ग जो है, कामगारों का जी बिल्कुल पार्टी बिल्कुल बनेगी। जितने भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, ये सारी कम्युनिटीज सारे इकट्ठी हो कम्युनिटीज में आएगी, क्योंकि किसान में भी सारा समाज होता है, मजदूरों में भी सारा समाज होता है, और दलित शोषित तो है ही। लेकिन क्या होगा कि वो खुद उस पार्टी को स्थापन नहीं कर पाए। 30 सितंबर 1956 को ये निर्णय लिया, उसके 14 दिन के बाद उन्होंने धर्मांतर किया 14 अक्टूबर 56 को, और 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण होगा, या देवहांत बोल सकते हैं या महापरिनिर्वाण बोल सकते हैं। उन खुद नहीं कर पाए, लेकिन उनके साथियों ने, जो 1957 का चुनाव होने के बाद लोकसभा का, नागपुर में 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बर्खास्त किया। नहीं बिल्कुल, ये बात तो इतिहास में ये बात आती है। नहीं, मैं इसलिए थोड़ा सा इसको एनालाइज कर रहा हूँ। जी उसका मतलब दर्शकों को भी उसकी कल्पना आएगी। 62 के चुनाव में भी अच्छे खासे वोट्स मिले, 36 लाख के ऊपर, और 1962 के इसमें 32 लाख के ऊपर वोट्स मिले, और 67 में भी 36,07,000 वोट्स मिले। लेकिन 1971 के चुनाव में ऐसा एक अचंभा हुआ, एक आश्चर्य निर्माण हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के साथ अलायंस करके रिपब्लिकन पार्टी को डुबा दिया। अभी डुबा दिया, उसका मैं ज्यादा जिक्र नहीं करता। नहीं, उसका हश्र सबके सामने है। अभी मेरे सामने जो सवाल है, नहीं, हमारा भी सवाल आपके सामने यही है कि आपने आपके मैनिफेस्टो में ये बात रखी है कि भाई मैं तो मात्र इसलिए मेरी पार्टी बनाई है और मेरा चुनाव में जो लड़ रहा हूँ, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पुनर्जीवन के लिए ये काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद मैं रिपब्लिकन पार्टी के लोगों के साथ भी, जो नेता थे जी, गवई साहब, आठवले वगैरह सभी, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी था कुछ दिन के लिए। उनका काम करने का तौर तरीका जो क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। गवई साहब और प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सोनिया गांधी के साथ चले गए, बीसी कामड़े, गंगाधर गाड़े और आठवले शरद पवार का पल्लू पकड़ बैठे। तब हमको लगा कि हमने जो डिसीजन लिया इनके बारे में तो गलत था। हम तब से 6 दिसंबर 2000 को हम डिसाइड किया, चाहे हमें देर लगे लेकिन हम सही रास्ते पर जाना चाहिए। पार्टी को अगर खड़ा करना है तो संयम की जरूरत होती है, त्याग और बलिदान की भी जरूरत होती है। जिस पार्टी के लिए, क्योंकि हम ऐसे पार्टी की बात करते हैं कि जो पार्टी इस देश के दलित, शोषित, किसान, मजदूर और कामगारों की बात करते हैं, जो सर्वहारा है। और सर्वहारा के पास तो कुछ नहीं होता, उसके पास सिर्फ एक तमन्ना होती है, वो परिश्रम होता है। अगर जो नेता, कोई भी पार्टी का नेता वो तमन्ना के साथ नहीं चलता, संयम के साथ नहीं चलता, उसके डेडिकेशन के साथ नहीं चलता, तो उसकी पार्टी कैसे बनेगी। इसलिए हमने डिसाइड किया, हमारे साथियों ने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि हम तमन्ना के साथ चलेंगे, हम अपने संयम के साथ चलेंगे। अगर चलते चलते गिर भी जाते हैं, गिरने भी ना होता है। तो मुझे एक बात बताइए वाले साहब, मैं बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहा था। मुझे बताइए आप कि आपने जब 2000 में इस काम को शुरुआत किया, मतलब लगभग हम जानते हैं कि 1997-98 के बाद आपने इस काम की शुरुआत की और अभी आप 2014 तक ये काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा तजुर्बा आपके पास है, अभी तो आपकी उम्र 60 के दशक के पार चले जा चुकी है, 67 ईयर्स आपके। मुझे आप बताइए कि इतना बड़ा अनुभव आपके पास होने के बावजूद आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा देश जो है, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन ये हमारे देश की नीतियों को बनाने के लिए होता है,
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के निर्माण के लिए आप ये सिलेक्शन में कूद पड़े हैं, ये बात एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, ये जुड़ती नहीं है। ये पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए या कानून बनाने के लिए हम संसदीय प्रणाली को सिखवा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 1943 में जो लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया जी, इस सब्जेक्ट पर 17 सितंबर 1943 की बात करता हूँ, जब वो वाइसराय के काउंसिल में मेंबर थे। जी जी। उन्होंने ये बोला था कि आज की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, भारत में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देख रहे हैं हम, ये देखेंगे भी बाद में। जी जी। तो मेरे ख्याल से ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इट विल बी द डेमोक्रेसी ऑफ लेसेस फेयर। लेसेस फेयर मतलब जो पैसे वालों की, पूंजीपतियों की होगी। अगर सही मायने में इस देश में सांसदीय प्रणाली को अगर हमने चलाना है तो हमें अपने आप ने बदल करने की जरूरत है। बहुत बड़ा लंबा काम है, मैं मानता हूँ इस बात को। और मेरी उम्र की भी आपने बात की, ये भी बात सही है। लेकिन मैं उम्र के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करके चलूंगा तो क्या आपने इसका कोई खाका बनाया है, इसका कोई लिखित संविधान बनाया है कि आपकी पार्टी कैसे काम करती रहेगी? संविधान है, हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास और स्टेट इलेक्शन। नहीं, उसकी कार्य प्रणाली की कोई योजना बना रखी है? हाँ। मतलब फ्यूचर उसके प्लानिंग कैसे जाएंगे? पूरे प्लानिंग के साथ हम चल रहे हैं जी, बिगर प्लानिंग के साथ। और जहाँ तक मेरे बारे में आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी। जी जी। बताने में कोई हर्ज नहीं कि मैं 11 साल तक बहुजन समाज पार्टी का प्रेसिडेंट था महाराष्ट्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जितने भी एक्सपेरिमेंट्स इस भारत में शुरू में किए गए, तो सारे एक्सपेरिमेंट तो मैंने महाराष्ट्र में नागपुर में किए थे। नहीं, वो तो हम मंडल आयोग के आंदोलन से लेकर तो आपके साइकिल रैली और आपके वो स्वतंत्र विदर्भ के आंदोलन जो है, पृथक विदर्भ के लिए चलने वाला आंदोलन, ये सारे आपके आमरण अनशन से लेकर ये सारी चीजें सबके सामने हैं, ये देखे हैं। लेकिन बावजूद इसके उबाले साहब वो कहीं नहीं दिखते कि जो उबाले साहब जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट तो ये तो मैं मान लेता हूँ। रिजल्ट तो नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि नीतियों में कोई खराबी है? बहुत अच्छी नीतियाँ है हमारी रिपब्लिकन पार्टी की ही। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस रिपब्लिकन पार्टी की कंसेप्ट किया था, उनकी नीतियाँ बहुत ही स्पष्ट और लिबरल थी जी। और उनका ऑब्जेक्ट ये था कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। तो उन्होंने सीधा लिखा था कि जो भारत के संविधान की उद्देश्य पत्रिका का जो ऑब्जेक्ट है वही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट रहेगा। अब मैं एक ही सेंटेंस बताता हूँ आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कि हम इस देश के हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। दैट वी विल गिव जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, आज के हालात में करते हैं, तो ओबीसीओं की संख्या 52% है, उनको 27% आरक्षण मिलता है। इज इट जस्टिस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? चलिए उबाले साहब, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मित्रों बने रहिएगा हमारे साथ। प्रोग्राम चल रहा है नीति राजनीति, अंबेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष श्री कृष्ण उबाले जी के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये नीति हमने रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास मोर्चा लेकर उनको मेमोरेंडम दिया कि यू चेंज दिस पॉलिसी। नीति राजनीति ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका पुनः एक बार स्वागत है। इस समय हम लोग नीति राजनीति में बातचीत कर रहे हैं अंबेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और इस समय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वर्धा से जो अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं श्री कृष्ण उबाले जी। एक बड़ा नाम है और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का, सामाजिक क्षेत्र में काम करने का एक बड़ा अनुभव है। उनकी नीतियों को जान रहे हैं आज की नीति राजनीति में। उबाले साहब, आप बात कर रहे थे कि ओबीसी की संख्या है 52%, आरक्षण मिला
27%, मतलब इसको अधूरा न्याय कह दिया जाए। यही बात किसानों के साथ, चाहे फिर संगठित क्षेत्र के कामगार हो, चाहे फिर वो असंगठित क्षेत्र के कामगार हो। मुझे एक बात बताइए, ये सारी नीतियाँ जो आप लेकर चल रहे हैं, ये सारी नीतियाँ जो बाबा साहब के आंदोलन से और उनके विचारधारा से आप जोड़कर बताते हैं, लेकिन इनको कहीं भी पूरा होता हुआ नहीं देखा जा रहा है। ऐसा नहीं होता। सत्ता में कोई भी, हर एक पार्टी सत्ता में नहीं जाती जी, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सामाजिक हित की बात करते हैं, कोई भी हो जी, अगर वो सत्ता में नहीं होती, सत्ता के नज़दीक भी नहीं होती, तो जन आंदोलन के माध्यम से वो सत्ता में रहने वाले लोगों के सामने खड़े कर देते हैं। इस समय आप ऐसा महसूस करते हैं कि अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी ये कार्य कर रही है? बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ बताता हूँ मैं। तो क्या उसकी मतलब क्या फलित मिला है उसका? जैसा कि मैं किसानों के लिए हमने आंदोलन चलाया नया 2000 से 2000 से पहले से भी जी, कि इस देश के किसान जिनकी संख्या 12 करोड़ 47 लाख है जी, उसमें से 82% छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक खेती है। उनके पास पैसा नहीं होता। जिनके पास पैसा नहीं होता, खेती होने के बावजूद भी वो प्लानिंग नहीं कर सकते। हमने रिजर्व बैंक पर मोर्चा लेकर गए थे कि भाई आपकी नीति गलत है। व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए जब आप पैसा देते हैं, कर्जा ही देते हैं, लोन ही देते हैं, लेकिन आपके उनके लिए नीति होती है कि उन्होंने अपने 25 रुपये खड़े करना चाहिए, 75 या 75 रुपये आप देंगे, मतलब आपके बैंकों से देंगे। आपका 75% आएगा और किसान का 25%। 25। लेकिन किसानों के लिए आपकी नीति क्या है? किसानों को बोलते हैं कि आपको अगर 100 रुपये का ऋण चाहिए या लोन चाहिए तो आप अपने 70 रुपये खड़े करो, अच्छा, 30 रुपये हम देंगे। तो ये नीति हमने रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास मोर्चा लेकर उनको मेमोरेंडम दिया कि यू चेंज दिस पॉलिसी। और आगे चलकर तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया कि जिनको किसानों को क्या कितना प्रभाव पड़ा इस आंदोलन का? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हमारे कारण ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी नीतियाँ किसानों के लिए बदली है। मैं तो पहले ही बोला कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में नहीं जा सकती, सत्ता के नज़दीक भी नहीं है, लेकिन उसके जन आंदोलन के माध्यम से उसका प्रभाव सत्ता में रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ता है। लगभग आप 1995 के आसपास से हम देखते हैं कि आप बहुजन एम्प्लॉयज़ फेडरेशन चलाते हैं, और ये जो बहुजन एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जो है, जिसको बेफ कहते हैं शॉर्ट में, तो ये जो बहुजन एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है, इस बहुजन एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी को कितना फीडबैक मिल पाता है? मैं तो बहुजन एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के ऊपर ही खड़ा हूँ। मजदूरों के हकों की सुरक्षा के लिए वो क्या कर पाता है? दुहेरी काम चलता है। अच्छा, एम्प्लॉयज़ फेडरेशन एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमने 3 ऑब्जेक्ट रखा है कि बहुजन एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को स्थापन करते समय। एक पहला ऑब्जेक्ट है कि अगर इस देश में अलग अलग विचारधाराओं के कामगार संगठनें हैं, जैसे कि बीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ है, इंटक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, सीटू है, सेंट्रल फॉर ट्रेड यूनियन का है, आईटेक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये जितने भी राष्ट्रीय लेवल पर या राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संगठनें, भले अलग अलग नाम है, लेकिन सारी संगठनें अलग अलग विचारधाराओं के पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम फुले शाह अम्बेडकर के विचारधाराओं के लिए काम करते हैं तो क्यों नहीं हम उनके विचारधाराओं के ऊपर हम कामगार संगठन तैयार करें। इसलिए पहला उद्देश्य के साथ हमने ये संगठन खड़ा किया। चलिए, आपकी एक बात को थोड़ा सा मैं समझ लेता हूँ कि आप विचारधारा को श्रेष्ठ मान रही है, पर्टिकुलर उस नाम को श्रेष्ठ मान रहे हैं? विचारधारा के साथ साथ नाम का भी संबंध आता है। मेरा प्रश्न ये उठ रहा है मेरे मन में कि आपने अगर नाम को भी उसके साथ में जोड़ के रखा है, तो आप तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो विचारधारा है या फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, इसको आप पुनरुज्जीवित करना चाहते हैं।
आपने अपनी पार्टी का नाम रखा अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन आपने मजदूरों का जो संगठन बनाया उसका नाम रख दिया बहुजन एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये बात तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ती नहीं है। क्योंकि ये तो सवाल तो सही है जी, लेकिन बहुजन एम्प्लॉयज फेडरेशन का फॉर्मेशन हम जब बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे थे। अच्छा, 1991 में बहुजन एम्प्लॉयज फेडरेशन का फॉर्मेशन किया। उस समय सारे हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो उनमें बहुजन 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 की बात थी। अच्छा, मैं बहुजन के शब्द के खिलाफ नहीं हूँ, ना विरोध में हूँ। अगर वो बहुजन एम्प्लॉयज फेडरेशन ने नाम दिया तो उसको उस नाम को पकड़कर फेंकने का मैं भी कोई आदी नहीं हूँ, लेकिन काम तो करना है। विचारधारा महत्वपूर्ण है। विचारधारा के सिवाय आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मुझे आप एक बात बताएं कि आपने जहाँ तक हमारी जानकारी पे है, आपने आपके शुरुआती दौर के समय से, मतलब जहाँ से आपने आपकी सारी नौकरियाँ छोड़ते चले, मतलब शुरुआती आपकी फौज की नौकरी, फिर उसके बाद की आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर की, है ना, ये सारी नौकरी, फिर उसके बाद आपने रिजर्व बैंक की नौकरी छोड़ी। तो ये सारी नौकरी आप छोड़ते रहे, लेकिन तब भी आप बहुजन समाज पार्टी या फिर बामसेफ के आंदोलन से आप जुड़ते रहे, और बावजूद इसके आपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पुनर्जीवन के लिए, मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप विचारधारा पर काम करते हैं, तो आपने अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी बनाई। आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि भाई बहुजन आंदोलन से जहां से आपकी शुरुआत हो रही है सार्वजनिक जीवन की, आपने बीएसपी को छोड़ना चाहा और एक नई पार्टी बनाना चाहा, और फिर वही बात को आपने फिर आगे बढ़ाना चाहा, ऐसा क्या आपको लगा? ये आपका सवाल भी ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। मैं बामसेफ से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक काम किया जी, लेकिन जब काम करते करते जो नींव हमने बहुजन समाज पार्टी के लिए रखी थी कि बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि उदाहरण देता हूं मैं, जब DS4 का निर्माण करने के बाद छत्तीसगढ़ में एक नए युवक ने कांसीराम जी को सवाल किया था कि साहब जी, ये DS4 में कौन आता है? तो कांसीराम जी ने जवाब दिया कि भाई DS4 में ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब DS4। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने एक नारा बनाया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। कांसीराम जी बोला करते थे कि ये नारा तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं क्यों बताया? तिलक तराजू और तलवार, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये छोड़कर बाकी बहुजन समाज जिसको बोलते हैं, तो हमने तब से हमें कुछ बात का जो एक संदेशा हो रहा था, और वो संदेशा सही निकला। संदेशा अभी ये सही निकला कि ये तो अभी सर्वजन पार्टी है, सर्वजन समाज पार्टी है। संघर्ष करना है, जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पक्ष, कम्युनिज्म, आज सर्वहारा की बात करते हैं, मरते हैं, मिटते हैं, लेकिन दुनिया की सर्वहारा की बात करते हैं। हमने इतने जल्दी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। हम मानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान निर्माण किया। वो संविधान 1950 से लेकर आज 2014 पर तक चल रहा है। उसने बनाए हुए संविधान चल सकता है, लेकिन उसी महापुरुष ने जो रिपब्लिकन पार्टी की नींव डाली थी, रिपब्लिकन पार्टी को तैयार किया था, उन्होंने सोचा था कि इस पार्टी में इस देश के दलित, शोषित, खेतिहर, मजदूर, किसान और आम कामगार आएगा। तो बाबा साहब के अनुयायी बोलते हैं कि नहीं, उसमें तो 50 टुकड़े हैं, वो नहीं चलने वाले। मैं वो आदमी हूँ कि सारी दुनिया जो बोलती है उसके विरोध में काम करने वाला आदमी। लेकिन ये 50 टुकड़े जो हैं, ये टुकड़े आप रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा ही मानते हैं? जो चलाते हैं तो सत्य को मानना ही चाहिए। वो तो फिर ये दूसरा सत्य आप मुझे बताएं कि आप जिस स्वप्न के साथ जी रहे हैं या जिस स्वप्न को लेकर आप काम कर रहे हैं, उसको पूरा कैसे करेंगे आप? मैं स्वप्न के साथ कभी नहीं काम करता। तो
फैक्चुअल देखता हूँ, फैक्ट्स देखता हूँ, सिचुएशन का देखता हूँ। जैसा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कंसेप्ट और बाबा साहब की अपेक्षा के देखता हूँ, उनके सपने में नहीं थे वो। बिल्कुल नहीं। सपने में बाबा साहब आम्बेडकर ने कभी भी काम नहीं किया। लेकिन वो इतने बिखराव के साथ जो रिपब्लिकन पार्टी के जो संगठन सक्षम है, होता है, रिपब्लिकन पार्टी के जो इतने संगठन हम देखते हैं, इतने बिखराव देखते हैं, ये सारे बिखराव को आप इकट्ठा करेंगे? मैं आरबी कैटल का एक डिफिनेशन बताता हूँ। जी जी। आरबी कैटल एक मानववंश शास्त्रज्ञ था और वो ये बोला करता था कि व्हाट इज लीडरशिप, लीडर या नेता किसको बोला जाए। ऐसे दिल्ली में तो बहुत सारे नेता होते हैं। नेता या लीडरशिप वो है जो आदमी पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन who bring the changes in the behavior of those people. He is called to be the leader. जो समाज किसी आदमी या आदमी के ग्रुप के वर्तन व्यवहार में बदल लाता है, वो उसका लीडर कहलाता है। नेता। अब मुझे बताइए कि आप जो लीडिंग कर रहे हैं तो किन नीतियों के साथ इस चुनाव में आप आए हैं? मैं बहुत ही क्लियर है मेरा मैनिफेस्टो। नहीं, ये तो आपका मैनिफेस्टो की एक लाइन हो गई। लोकसभा में जो आदमी चुनकर जाता है उसका पहला प्राइमरी काम होता है कि संसद में जो कानून बनते हैं जी, वो कानून बनाते समय उसमें देख रेख करे। वर्धा की जनता अगर मुझे चुनकर भेजती है तो मैं जनता के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ऐसा इस वक्त ये वक्त तो अपना जा रहा है, हम आपसे एक अंतिम टिप्पणी लेंगे। आप हमारे साथ इस नीति राजनीति कार्यक्रम में आए हैं, आप क्या कहेंगे इस मंच से हमारे दर्शकों के लिए? दर्शकों को तो मैं ये अपील करूंगा जी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाने के बाद पत्रकारों को जो उन्होंने विचार रखे थे उनके सामने एक महत्वपूर्ण बात मैं किया हूँ, वो है कि हर एक आदमी को मैं वोटों का अधिकार दिया। इस देश का राष्ट्रपति, और वो अनमोल अधिकार, वो भी अनमोल अधिकार है। राष्ट्रपति हो या खेती में काम करने वाली मेरी बहनों जी, उनके दोनों को अधिकार को एक बहुत बड़ा मूल्य है। मैं चाहता हूं कि इस देश की दलित शोषित जनता बहुजन समाज भी बोल सकते हैं और अपने ईमानदारी से जिसको चाहिए हो, अगर आपका जो उम्मीदवार हो, आपने डिसाइड किया उम्मीदवार हो, उसको किसी के चंगुल में आए बगैर अगर वोट करता है तो आप सही नागरिक हो इस देश के, बिना किसी दबाव के, किसी बना। यही मेरा दर्शकों के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद मित्रों। नीति राजनीति में इस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे श्री कृष्ण उबाले साहब से। श्री कृष्ण उबाले साहब अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं और इस समय वर्धा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं और इस उम्मीदवारी में उनकी नीतियां क्या होगी, इस बात पर यह बातचीत थी। मित्रों, कार्यक्रम में तो यहाँ पर रुकेंगे। उबाले साहब, आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। मित्रों, बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, कार्यक्रम आगे भी जारी है।